हेलो दोस्तों, पूर्वांचल करियर क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम सी सेट पर चर्चा कर रहे हैं, जिसमें आपको हम इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन बता रहे हैं। उसी के क्रम में आज आइए अगले लेक्चर के साथ कि कम्युनिकेशन, यह जो संचार संप्रेषण है, कम्युनिकेशन है, यह किस भाषा का शब्द है दोस्तों? यह है अंग्रेजी भाषा का शब्द। अंग्रेजी भाषा का शब्द है यह, ठीक है। लेकिन यह जो अंग्रेजी भाषा का शब्द कम्युनिकेशन है, यह ग्रीक शब्द, दो ग्रीक शब्द से बना हुआ है। यह जो ग्रीक शब्द है, एक है कम्युनिस्ट, एक है कम्युनिकेयर। कम्युनिस्ट और कम्युनिकेयर, कम्युनिस्ट का क्या मतलब होता है और कम्युनिकेयर का क्या मतलब होता है, यह आपको जानना है। कम्युनिस्ट का मतलब होता है समानता। क्या होता है? समानता। कम्युनिस्ट का मतलब क्या होता है? समानता। और कम्युनिकेयर का मतलब होता है सार्वजनिक। कम्युनिकेयर का मतलब क्या होता है मित्रों? सार्वजनिक। यदि आपसे कोई पूछता है कि एग्जाम में ही कोई पूछ लिया जाए एग्जाम में कि बताइए जो कम्युनिकेयर है उसका शाब्दिक अर्थ क्या है, तो आपको बताना है सार्वजनिक। और कम्युनिस्ट का मतलब है क्या? समानता। तो आपका जो कम्युनिकेशन है मित्रों, वह कम्युनिस्ट और कम्युनिकेयर से मिलकर के बना है। और कम्युनिस्ट का मतलब क्या होता है? समानता। और इसका मतलब क्या है? सार्वजनिक। अब देखिए कि जब हम कम्युनिकेशन पढ़ते हैं, कोई मैसेज पढ़ते हैं, जैसे ये मैसेज पढ़ा। अब मैंने आपको बताया कि कोई व्यक्ति ए है, कोई व्यक्ति क्या है? ए है। और इसने अपना मैसेज किसको दिया? अपना मैसेज दिया किसको? बी को दिया। और ये क्या है? यह कोई मीडियम है, ये कोई मीडियम है मान लीजिए। और इस मीडियम में कोई शोर शराबा नहीं है। और इसकी आवाज को बी ने सुना। बी सुन करके जब समझ जाएगा तो इसको क्या कहेंगे? फीडबैक। क्या कहेंगे? फीडबैक। फीडबैक। इसको हिंदी में क्या कहते हैं? प्रतिपुष्टि। इसको कहते हैं प्रतिपुष्टि। जब तक संचार में दोस्तों प्रतिपुष्टि नहीं होगी, तब तक कोई भी संचार, कोई भी कम्युनिकेशन या कोई भी संप्रेषण जो है रियल कम्युनिकेशन के अंतर्गत नहीं आएगा। ठीक है। तो आपसे लिखा है कि मैसेज कम्युनिकेशन के प्रति फीडबैक या प्रतिपुष्टि का होना क्या है? वास्तविक संचार है, रियल कम्युनिकेशन है। तो यहाँ से आपको प्रश्न मिल सकता है कि किसी भी संचार का अंतिम चरण क्या होता है, तो आप बताओगे क्या? फीडबैक। ठीक है। फीडबैक आपको बताना है। किसी संचार का अंतिम चरण क्या? तो आप जानते हो कि किसी संचार का अंतिम चरण क्या होता है? फीडबैक होता है। फीडबैक होता है। यह हमें देखना है मित्रों। यह जो प्रश्न है वह कई एग्जामों में आया हुआ है। कई एग्जामों में आया हुआ है कि फीडबैक, या यूपीपीसीएस 2014 में आया हुआ है कि संचार का अंतिम चरण क्या होता है। तो आप क्या बताओगे? फीडबैक बताओगे कि संचार का जो अंतिम चरण होता है वो क्या होता है मित्रों? फीडबैक होता है। आइए आगे चलते। आगे है कम्युनिकेशन से संबंधित विद्वानों का मत क्या है। तो ये दो चार विद्वान हैं, उनके बारे में एक एक करके हमने बताया है कि मिलेन कहते हैं कि संप्रेषण प्रशासनिक संगठन की जीवन रेखा है। यानी यदि मिलेन आएगा तो उसके लिए आपको प्रशासनिक संगठन याद करना होगा मित्रों। यानी प्रशासनिक संगठन की जो बात करेगा वह कौन है? मिलेन है। यानी यहाँ पर देखिए एक संप्रेषण लिखा है कि संप्रेषण या संचार, इसी को क्या कहते हैं? संचार प्रशासनिक संगठन की क्या है? जीवन रेखा है। जीवन रेखा है। ये पूरा परिभाषा इनका है।
तो आपको इसमें मिलियन के अकॉर्डिंग आपको प्रशासनिक संगठन याद करना है कि संगठन में संचार तभी होगा जब आप फीडबैक दे पाएंगे तब। दूसरा है बिलवर, एक बिलवर वैज्ञानिक है, बिलवर जिनको कहते हैं। इसमें आपको गति जो लिखा है इसको कोड के रूप में याद करेंगे कि संदेश की गति श्रोता से स्रोत की ओर होती है। ये क्या कहा, किसने कहा है? बिलवर ने कहा है। बीवर ने कहा है कि सभी मनुष्य एक दूसरे को क्या करते हैं? प्रभावित करते हैं। यानी यहाँ का जो आपको याद करना है की पॉइंट क्या, प्रभावित, मनुष्य एक दूसरे को क्या करते हैं? प्रभावित करते हैं। इतना याद कर लेंगे तो उसको बीवर पर टिक करेंगे। आइए आगे चलते हैं। ये देखिए बिलवर श्रेम, इन्होंने कहा है कि सामान्यता के आधार पर अनुभवों की साझेदारी। बिलवर श्रेम ने कहा है मित्रों कि जो कम्युनिकेशन है वह अनुभवों की क्या है? साझेदारी है। किसकी साझेदारी है? अनुभवों की साझेदारी है। अगर आपसे पूछता कि भाई बिलवर श्रेम ने संचार को क्या माना है तो आपको बताना है अनुभवों की साझेदारी माना है। अनुभवों की साझेदारी बिलवर श्रेम के अनुसार है। फिर लिखा है कि डेनिस मैक्सवेल एक विद्वान है, इन्होंने कहा है कि सामान्यता को समृद्ध करने की प्रक्रिया है। यहाँ का की पॉइंट है समृद्ध करने की प्रक्रिया क्या है? संचार है। किसने कहा है? बिलवर श्रेम ने कहा है। उसके बाद न्यूमैन और शूमर नामक वैज्ञानिक ने कहा है कि दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच विचारों तथा तथ्यों का आदान प्रदान क्या कहलाता है? संचार कहलाता है मित्रों। विचारों का आदान प्रदान ही क्या है? संचार है। अब मैंने जिस पर रेड लाइन लगाया उसको याद करेंगे। जैसे समृद्ध करने की प्रक्रिया आएगी तो मैक्सवेल, समृद्ध करने की प्रक्रिया आएगी। यहाँ देखो समृद्ध में माँ है, यहाँ समृद्ध में क्या है? माँ, तो माँ से क्या हो जाएगा? मैक्सवेल। माँ से क्या हो जाएगा? मैक्सवेल हो जाएगा। उसके बाद देखो अनुभवों के आधार पर साझेदारी किसने कहा है? विलियम श्रेम ने कहा है। विचारों तथा तथ्यों के आदान प्रदान को संचार किसने कहा है? न्यूमैन और शूमर नामक विद्वान ने कहा है। आइए अब देखिए संप्रेषण की क्या विशेषता होती है, कम्युनिकेशन की विशेषता क्या होती है मित्रों। देखिए कम्युनिकेशन की क्या विशेषता होती है। यह एक सतत एवं अनवरत प्रक्रिया है। आपसे ऑप्शन में बना देगा कि संचार क्या है, कम्युनिकेशन क्या है, तो आपको ऑप्शन में दे देगा कि यह सतत प्रक्रिया है, असतत प्रक्रिया है, ठीक है, और कुछ दूसरा दे देगा, फिर नल आप दीज दे देगा। तो आप बताएंगे कि संप्रेषण क्या है? सतत एवं अनवरत प्रक्रिया है। यह व्यवहार विनिमय का क्या है? परिचायक है। व्यवहार विनिमय का परिचायक का मतलब कि जब आप किसी से बात नहीं करोगे और एकदम हमेशा आपका मन जो है खोए रहेंगे आप, तो जब किसी से बात अच्छे से नहीं करेंगे तो आपके व्यवहार के बारे में वह जान नहीं पाएगा, और जब व्यवहार नहीं जान पाएगा मित्रों तो वह व्यवहार विनिमय में परिचायक नहीं होगा। कई माध्यम या प्रणालियों द्वारा इसे पूरा किया जाता है। संचार को कई माध्यम के द्वारा या प्रणालियों के द्वारा इसको संचालित किया जाता है। आप जानते हैं कि मीडियम में हम दो मीडियम पढ़ते हैं, एक परंपरागत मीडिया होती है और एक होती है नवीनतम मीडिया। नवीनतम मीडिया में आप ईमेल, फैक्स, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग इत्यादि का अध्ययन करते हैं, जबकि जो परंपरागत मीडिया है इसमें पुस्तक, न्यूज़पेपर, इन सब के बारे में हम देखते हैं। आइए नेक्स्ट, संचार की प्रक्रिया का मुख्य तत्व क्या है। अब देखिए यही आपसे मान लीजिए पूछ लेगा यूपीपीसीएस 2024-25 में पूछ लेगा अगर आपसे कि भैया बताइए कि संचार कैसे कैसे होता है, तो आपको इस तरीके से याद करना पड़ेगा कि पहले संचार में आएगा प्रेषक, जहां से जो सूचना को देगा, फिर उसके बाद वो सूचना को तैयार करेगा, फिर क्या आएगा माध्यम, जिस माध्यम से भेजना होगा वो माध्यम होगा,
फिर प्राप्तकर्ता के पास यह जाएगा, और जब प्राप्तकर्ता के पास जाएगा तो उसके बाद लास्ट में क्या होगा, फीडबैक वह देगा। ठीक, संप्रेषण संचार का संबंध वार्तालाप के लिए भौतिक, मनोवैज्ञानिक, सांस्कृतिक तथा ऐतिहासिक वातावरण से है का संबंध। यह दोस्तों आप ये देख रहे हैं कि यह जो लाइन है यह यूपीपीसीएस में आई हुई लाइन है। ठीक है, यूपीपीसीएस मुझे लगता है कि 2014 में यह आया हुआ प्रश्न है कि संप्रेषण संचार का संबंध किससे है। जब कहीं पर भी आप संप्रेषण का करोगे, संचार करोगे, संचार का मतलब होता है, संप्रेषण बहुत कठिन शब्द है मित्रों, लेकिन संचार उससे थोड़ा सरल है। संचार का मतलब है हम अपनी बात को दूसरे व्यक्ति तक कैसे पहुंचाएंगे, किस विधि से पहुंचाएंगे, किस माध्यम से पहुंचाएंगे, तो उसे कहते हैं संचार। संचार के लिए भौतिक, मनोवैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक तथा ऐतिहासिक वातावरण से है। मान लीजिए कि दो व्यक्ति ऐसे हैं जिनका सांस्कृतिक परिवेश अलग अलग है, एक उड़ीसा का है, एक उत्तर प्रदेश का है मित्रों। तो क्या आप जो उड़िया बोलेगा और आप हिंदी बोलेंगे तो क्या आसानी से आप अपनी बातों को बता पाएंगे? नहीं। तो इसलिए किसी भी संचार के लिए इन सब 4-5 तत्वों का महत्वपूर्ण योगदान है। इसको आप ऐसे ही इट इज याद कर लीजिएगा और आपको एक आध नंबर ही दे देंगे। आइए, अगला लिखा है कि सोर्स और रिसीवर। सोर्स और रिसीवर क्या है भाई? सोर्स है वह है जहां से मैसेज निकलता है, जहां से मैसेज निकलता है और वह कहाँ जाता है? रिसीवर के पास जाता है। रिसीवर के पास गया, मान लीजिए कि सोर्स क्या है? मोहन है। सोर्स क्या है? मोहन है। और रिसीवर कौन है? सोहन है। सोहन गलत हो गया सर, मान लीजिए दूसरा लिख देता हूं। रोहित है, कोई नाम का लड़का है। अब देखिए, मोहन को हम क्या कह देते हैं? हम। और इसको क्या कह देते हैं? तुम। इसको क्या कह देते हैं? तुम। तो अब देख रहे हैं कि हम और तुम की बात हो रही है। हम का मतलब कौन? जो सोर्स है, जो सूचना को क्या कर रहा है? इकट्ठा कर रहा है। और तुम का मतलब क्या है मित्रों? तुम का मतलब है जिसके पास मैसेज जा रहा है। तो हम और तुम संचार में हम और तुम का दोनों का होना क्या है? आवश्यक है। यह जो प्रश्न मित्रों है, यही प्रश्न जो है यूपीपीसीएस 2017 में आया हुआ है। यूपीपीसीएस 2017 में आया है कि संचार में किन लोगों की आवश्यकता होती है। तो हम और तुम ऑप्शन में था कि हम और तुम, उसी को टिक करना था। आइए, अतः संप्रेषण का सबसे महत्वपूर्ण शब्द है हम। हम का मतलब सोर्स एवं तुम का मतलब क्या है? रिसीवर है। आइए देखिए, जन संप्रेषण क्या है? जन संप्रेषण, जन संप्रेषण, इसमें बहुत सारे श्रोता को एक स्रोत से सूचना मिलती है। बहुत सारे श्रोता को एक स्रोत, मान लीजिए एक स्रोत कोई है, स्रोत कोई एक स्रोत है और यहां से बहुत सारे श्रोता है, श्रोता है बहुत सारे। मान लीजिए A1 है और A2 है और A3 है, यहाँ पर A4 है और ये क्या है? A5 है। बहुत सारे ये क्या है? श्रोता है। ये सब क्या है? ये सब श्रोता है और ये क्या है? स्रोत है। तो जन सूचना में यही होता है कि बहुत सारे स्रोत होते हैं, श्रोता होते हैं। तो एक स्रोत से दूसरे स्रोत को क्या दिया जाता है? सूचना दिया जाता है। यहाँ पर देख रहे हैं। अब इसी में से एक प्रश्न निकाल करके आएगा कि जन संप्रेषण अंतरवैयक्तिक संचार का उदाहरण है। क्या है? उदाहरण है। अब आपसे पूछ लेगा कि भाई बताओ, जन संचार किस प्रकार के
संचार का उदाहरण है, तो आप बताओगे किसका? अंतर वैयक्तिक संचार का उदाहरण है जन संप्रेषण। ठीक है, यह जो है यह आया हुआ है एग्जाम में, यह आया हुआ है यूपीपीसीएस के एग्जाम में आया हुआ है 2019 में। यह प्रश्न कहाँ पर आया हुआ है? 2019 में आया हुआ है कि जन संप्रेषण में बहुत सारे श्रोता होते हैं और एक ही स्रोत से सूचना प्राप्त करते हैं। यह जो जन संप्रेषण है अंतर वैयक्तिक संचार का क्या है? उदाहरण है। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन का क्या है? उदाहरण है। इसको हमको याद रखना है। ठीक, आइए आगे चलते। ये देखिए, अब आपने सुना कि जो है कि कम्युनिकेशन को हम 3 भागों में बांट सकते हैं। कम्युनिकेशन को हम 3 भागों में बांट सकते हैं। कौन कौन से भाग हैं वह? इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, इंट्रा कर देते हैं पहले, इंट्रा पर्सनल कम्युनिकेशन, दूसरा है इंटरपर्सनल, दूसरा क्या है? इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, और तीसरा क्या है? ग्रुप कम्युनिकेशन। ये देखिए, यदि आपसे पूछता कि कम्युनिकेशन कितने प्रकार का होता है, तो आप बताएंगे कि एक इंट्रापर्सनल होता है, एक इंटरपर्सनल होता है, एक क्या होता है? ग्रुप कम्युनिकेशन होता है। 3 प्रकार का होता है। अब इसमें एक एक करके हमने बताया है कि जो इंट्रापर्सनल है क्या है? इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन है, अंतरा वैयक्तिक संचार है। आप कभी भी ध्यान दिए होंगे कि घर का ही कोई आदमी या कोई मित्र कहीं पर बैठा है, इधर उधर ऐसे हाथ हिला रहा है, मुंह अपना सिर हिला रहा है, अपने आप से बात कर रहा है ना? जब कोई भी व्यक्ति अपने आप से बात करता है, अपने अंतरात्मा से बात करता है, तो इस प्रकार का जो कम्युनिकेशन होता है मित्रों, इसको कहते हैं इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन कहते हैं, अंतरा वैयक्तिक संचार कहते हैं। ऐसा व्यक्ति खुद से बात करता है। किससे बात करेगा भैया? खुद से बात करेगा। यह एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है। मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया का मतलब, जब कोई व्यक्ति खुद से बात करने लगता है, इधर उधर अपना सिर क्या करने लगता है, इधर उधर हिलाने लगता है, अपने मन की बात बोलने लगता है, खुद कोई वहां पे नहीं है, तो जो दूसरा व्यक्ति देखता है कहता है भैया इसकी मानसिक स्थिति लग रही है अब खराब हो गई है। इसलिए इसको मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया भी माना गया है, जिसमें परिधि में व्यक्ति स्वयं होता है। इसकी परिधि में व्यक्ति स्वयं होता है। जो व्यक्ति एकांत में बैठ करके खुद से बात करने लगता है वह उसके परिधि में स्वयं होता है। इसमें 2 व्यक्ति नहीं होते, एक ही होता है। कौन? जो खुद से बात कर रहा है वही श्रोता है, वही ग्राहक भी है, वही रिसीवर भी है। इसमें प्रेषक एवं ग्राहक एक ही व्यक्ति होता है, यानी सोर्स और श्रोता। स्रोत और श्रोता कौन है? केवल एक ही व्यक्ति जो अपने मन से बात कर रहा है। इसमें प्राणायाम, जैसे प्राणायाम, ध्यान और अंतर्द्वंद। अंतर्द्वंद का मतलब है कि जब आदमी के, मनुष्य के शरीर में, मस्तिष्क में बहुत सारी इधर उधर की बातें चल रही है और वह एक दूसरे से द्वंद्व कर रही है, तो उसी को अंतर्द्वंद कहते हैं। वह व्यक्ति जब यह उसके अंदर आ जाता है तो कोई व्यक्ति जो है मनोवैज्ञानिक रूप से विक्षुब्ध हो जाता है। अब यहाँ पर देखिए प्राणायाम, यह भी देखिए उदाहरण में ऑप्शन में आया हुआ है कि यूपीपीसीएस आप देख रहे हैं कि 2018 में आया हुआ प्रश्न है यह, कि प्राणायाम किस प्रकार के संचार का क्या है? उदाहरण है। तो आप बताओगे इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन का उदाहरण है। इसको कह सकते हैं कि अंतरा वैयक्तिक संचार का क्या है? उदाहरण है। ठीक है, अब इसी को आप 2024-25 के लिए भी लिख लीजिए। 2024
और 25 के लिए लिख लीजिए कि यहाँ से कोई प्रश्न आने की संभावना है। ठीक, आइए अब देखिए अंतरवैयक्तिक संप्रेषण। ये अंतरवैयक्तिक संप्रेषण है जिसे कहते हैं इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। इसमें या तो दो व्यक्ति रहेंगे, या तो एक ए है और ये दूसरा क्या है, बी है। दो व्यक्ति रहेंगे या दो से अधिक व्यक्तियों की आपसी बातचीत है। यार क्या है, दो या दो से अधिक व्यक्तियों की क्या है, आपसी बातचीत है। मान लीजिए सी और डी, ये इन सब की क्या है, आपसी बातचीत है। सभी व्यक्तियों की दो या दो से अधिक व्यक्तियों की आपसी बातचीत है। इसे प्रत्यक्ष संचार कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, प्रत्यक्ष संचार भी कहते हैं। मान लीजिए यह आपके जो आगामी परीक्षा है यूपीपीसीएस की, उसमें यदि आप यह प्रश्न आ जाए 2024-25 में, यदि आ जाए, मैं इसलिए लिख रहा हूं कोई कहीं पर आया नहीं है, यदि आ जाएगा कि प्रत्यक्ष संचार किसे कहते हैं, तो उसमें ऑप्शन दे देगा कि अंतरावैयक्तिक संप्रेषण, अंतरवैयक्तिक संप्रेषण और ग्रुप समूह संचार या ग्रुप कम्युनिकेशन, ये दे देगा और नन ऑफ दी दे देगा। तो आपको उत्तर टिक करना किसको पर, अंतरवैयक्तिक संप्रेषण पर। संचार का दो तरफा होता है। इसमें जो संचार होता है मित्रों, वह कैसा होता है, दो तरफा होता है। प्रेषक तथा प्राप्तकर्ता दोनों बदलते रहते हैं, यानी प्रेषक और जो रिसीवर है दोनों बदलते रहते हैं। इसमें फीडबैक तुरंत मिलता है। क्या मिलता है, फीडबैक, जिसको प्रतिपुष्टि कहते हैं, इसमें तुरंत मिलता है। इसमें वाणी, संकेत, चेहरे के हाव भाव तथा शारीरिक भाषा का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए आपसे पूछ लेगा कि किस प्रकार के संप्रेषण में वाणी, संकेत, चेहरे के हाव भाव तथा शारीरिक भाषा का प्रयोग किया जाता है, तो आप बताएंगे अंतरवैयक्तिक संप्रेषण। यदि आपसे ये पूछ लेगा कि किस प्रकार के संप्रेषण का फीडबैक तुरंत मिलता है, तो आप बताएंगे कि इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। अगला पूछा कि किस प्रकार के संचार, कौन सा संचार दो तरफा होता है, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। और यह पूछ लेगा कि कौन सा संचार प्रत्यक्ष संचार का उदाहरण है, तो अंतरवैयक्तिक संप्रेषण। ये आपको याद रखना है। आइए ये देखिए समूह संप्रेषण। यह समूह संप्रेषण का मतलब है, यह अंतरवैयक्तिक संचार का क्या है, विस्तृत रूप है। अब इसमें दो या दो से अधिक व्यक्तियों की अनिवार्यता होती है। वहां पर आप जब पढ़ रहे थे अंतरवैयक्तिक कौशल में, वहां पर ऐसा कुछ नहीं था अनिवार्यता हो या ना हो, दो या दो से अधिक व्यक्ति होंगे। लेकिन यह नहीं है, यह जरूरी नहीं है कि दो या दो से अधिक ही व्यक्ति इसमें रहेंगे, यह अनिवार्यता नहीं है। फीडबैक तुरंत परंतु मिश्रित मिलता है। इसमें जो है फीडबैक तुरंत मिलता है लेकिन मिश्रित मिलता है। इसमें शोर की समस्या होती है। तो आपसे पूछ लेगा कि किस प्रकार के संप्रेषण में शोर की समस्या होती है, तो आप बताएंगे ग्रुप कम्युनिकेशन। यदि ये पूछेगा कि किस प्रकार के संप्रेषण में फीडबैक प्रतिपुष्टि मिश्रित मिलती है, तो आप बताएंगे ग्रुप कम्युनिकेशन में। ठीक है, अंतरवैयक्तिक संचार का विस्तृत रूप कौन है, ग्रुप कम्युनिकेशन। ये याद रखना है। आइए देखिए, अब देखिए संचार के प्रमुख तत्व कौन कौन से हैं। संचार के प्रमुख तत्व क्या है, पहला है क्या, श्रोता। श्रोता इसको कहते हैं, या स्रोत है, या स्रोत जिसको कहते हैं सोर्स। दूसरा है संकेतन, जिसको एनकोडिंग कहते हैं। अगला है मैसेज, जिसको संदेश कहते हैं। फिर है क्या, मीडियम, माध्यम। फिर क्या है समझ, डिकोडिंग। फिर क्या है रिसीवर, माने प्राप्तकर्ता। फिर क्या है फीडबैक मित्रों। अब देखिए यहाँ से लिखा है, इस सोर्स से हमको कुछ लेना देना नहीं है। मान लीजिए सोर्स तो है, सोर्स की जरूरत होती है। लिखा है कि संकेतन एनकोडिंग में संप्रेषण का प्रथम चरण है। एनकोडिंग क्या है, संप्रेषण का क्या है, प्रथम चरण है। एनकोडिंग संप्रेषण का क्या है, प्रथम
चरण है मित्रों, यह जो प्रश्न है वह 2013, 2015 और 2017 तीन एग्जाम में आया हुआ है। 3 बार यह पूछा है कि संप्रेषण का प्रथम चरण कौन है, तो आप बताओगे क्या? एनकोडिंग या संकेतन। एनकोडिंग याद कर लोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि संकेतन में कंफ्यूजन हो सकता है। एनकोडिंग संप्रेषण का प्रथम चरण है। इसमें प्रत्येक संकेतकों को एक तंत्रिकीय आवेगों में परिवर्तित किया जाता है। इसमें प्रत्येक संकेतकों को एक तंत्रिकीय आवेगों में परिवर्तित किया जाता है। यह भी प्रश्न आया हुआ है, यह भी एग्जाम में आया हुआ है, यह महत्वपूर्ण है आपके लिए, इसको याद कर लीजिएगा। उसके बाद ये देखिए संदेश। संदेश क्या है? यह संकेतन का भौतिक रूप है। यदि आपसे पूछ लेगा कि संकेतन का भौतिक रूप क्या है, तो आप बताओगे संदेश, मैसेज। एक सुस्पष्ट संकेत यह क्या है? एक सुस्पष्ट संकेत है जो कोलाहल स्तर से क्या है? ऊपर है। ऑप्शन दे देगा कि संदेश क्या है, तो संदेश के लिए आप लिखोगे कि एक सुस्पष्ट संकेत जो कोलाहल स्तर से क्या है? ऊपर है। उसके बाद लिखा माध्यम। माध्यम के बाद समझ लिखा, डिकोडिंग है, प्राप्तकर्ता रिसीवर है और फीडबैक। यही किसी मैसेज को बनाने में प्रमुख चरण होते हैं। श्रोता तक पहुंचाने के लिए आपको पूछ लेता है कि इस संप्रेषण का प्रथम चरण कौन है, तो आप लगाएंगे संकेतन, और पूछ लेगा कि संप्रेषण का अंतिम चरण कौन है, तो आप लगाओगे क्या? फीडबैक लगाओगे। ये देखिए मीडियम मैंने वहां लिखा था माध्यम, माध्यम लिखा था, तो इस माध्यम में 2 लोग हैं। माध्यम कोई आप कम्युनिकेशन कर रहे हो तो उसमें आपको माध्यम की जरूरत होगी, तभी तो हम मैसेज को पहुंचा पाएंगे। तो पहले परंपरागत मीडिया हुआ करती थी मित्रों, आज की मीडिया तो बहुत हाईटेक हो गई है। पहले किताब लोग पढ़ करके जानकारी प्राप्त करते थे, न्यूज़पेपर पढ़ते थे, रेडियो पर विविध भारती सुनते थे और टेलीविजन देखते थे। तो आज डिजिटल क्रांति के युग में आज इन सब पर क्या हो गया, इसको कोई देखना नहीं चाहता। रेडियो किसी किसी के घर में होगा, बहुत जो रेयर होगा वहां पर, और टेलीविजन भी अब कोई नहीं देखता। क्यों? क्योंकि मोबाइल से सब कुछ काम चल जाता है। नवीन मीडिया में SMS है, ईमेल है, फैक्स है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है, सोशल नेटवर्किंग है। इन सब के माध्यम से हम मैसेज को या संदेश को हम एक दूसरे को भेजते रहते हैं। समझ का मतलब है डिकोडिंग। डिकोडिंग संदेश को ऐसे रूप में बदलना जिससे प्राप्तकर्ता समझ सके। इसमें संदेश को ऐसे रूपों में कन्वर्ट कर देते हैं जिससे प्राप्तकर्ता आसानी से क्या करता है? समझ सकता है। प्रतिपुष्टि, ये देखिए प्रतिपुष्टि फीडबैक का अंतिम चरण है मित्रों, प्रतिपुष्टि। ये देखिए ये 2 बातें हैं। प्रेजुडाइज जिसका मतलब होता है पूर्वाग्रह। पूर्वाग्रह का मतलब होता है कि यदि हमें यह जानकारी हो गई अपने दोस्त से या अपने सहपाठी का लीजिए या अपने किसी टीचर से के बारे में हमको यह पूर्वाग्रह हो गया कि अमुक व्यक्ति को कुछ नहीं आता या मुझे पढ़ा नहीं सकता, तो आप उससे कभी सीख भी नहीं सकते हैं, क्योंकि ये आपके दिमाग में पहले से है कि यह व्यक्ति कुछ नहीं जानता। तो वही चीज है कि पूर्वाग्रह संप्रेषण की प्रक्रिया में जो ग्रहीता है, जो रिसीवर है, वह रिसीवर की कमजोरी है। रिसीवर की क्या है? कमजोरी है। क्यों? क्योंकि उसके मन में भ्रम बैठ गया है कि यह व्यक्ति मुझको सिखा नहीं सकता है, तो वह व्यक्ति उससे कभी सीख भी नहीं सकता है। तो आप ये देख रहे हैं कि आएगा कि पूर्वाग्रह क्या है, तो पूर्वाग्रह संप्रेषण की प्रक्रिया में नकारात्मक प्रभाव उत्पन्न करता है मित्रों। अगला है आंख से क्या? इशारा करना। आंख से लोग इशारा करते हैं, तो यह किस प्रकार का उदाहरण है? नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का उदाहरण है, जिसे क्या कहते हैं? चाक्षुष संपर्क कहते हैं। मैंने आपको नॉन वर्बल पढ़ाते समय बताया था कि नॉन वर्बल को 4-5 भागों में बांटे थे हमने। एक क्रोनोनॉमिक्स था, एक काइक था, इसी तरीके से सब था।
तो कायिक में आप देखते थे, कायिक संप्रेषण में आप देखते थे कि उसमें हम हाव भाव के बारे में बात किए थे, शारीरिक भाव भंगिमा के बारे में बात किए थे। इस प्रकार का जो आंख से इशारा है वह भी क्या है, शारीरिक भाव भंगिमा का एक अंग है, इसलिए यह नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का उदाहरण है। तो दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही, अगले क्लास में मैं पुनः आपसे इसके आगे की बात करूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।